प्रश्न पल्लवन के नियमों की व्याख्या कीजिए। पल्लवन के नियम। 1. पल्लवन के लिए दिए हुए भाव या विचार का पहले भली भांति चिंतन एवं मनन करना चाहिए जिससे उसके विभिन्न पहलुओं का भली प्रकार बोध हो सके। इसके साथ ही अपना संपूर्ण ध्यान उसके मूल अर्थ पर केंद्रित करके फिर उससे संबंधित विविध आयामों के बारे में विचार करना चाहिए। 2. पल्लवन के केंद्रीय भाव या विचार का अर्थ समझ लेने के बाद उसके विस्तार हेतु विषय के पक्ष और विपक्ष संबंधी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। 3. विपक्ष के तर्कों को काटने के लिए और अपने पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाण दृष्टांत या उदाहरणों का संग्रह करना चाहिए। 4. प्रमाण दृष्टांत या उदाहरणों का संग्रह करने के पश्चात यह देखना चाहिए कि कौन सा प्रमाण दृष्टांत या उदाहरण मूल भाव को स्पष्ट करने में तर्कसंगत है और कौन सा अधिक उपयुक्त नहीं है। इनमें से तर्कसंगत प्रमाण या दृष्टांत का चयन कर लेना चाहिए। 5. पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई उपयुक्त सामग्री छूट तो नहीं गई है अथवा मूल भाव या विचार के समर्थन में संकलित उपयुक्त सामग्री का उपयोग ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। 6. पल्लवन करते समय सदैव तर्कसम्मत पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। यदि कहीं तार्किक क्रम भंग होता हुआ प्रतीत हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। 7. पल्लवन के दौरान मूल भाव या विचार के विरोधी अथवा उसके समानांतर चलने वाले बिंदुओं को छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनको महत्व देने से मूल विषय गौण हो जाता है और विरोधी बातें प्रमुख हो जाती हैं। 8. पल्लवन करते समय उन्हीं प्रमाणों दृष्टांतों या उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए जो मूल भाव या विचार को स्पष्ट करने, समझने अथवा उसके विविध पहलुओं को प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। 9. इस दौरान मूल विषय या मूल भाव के विरोध में दिए तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है परंतु ऐसा करते समय उन विरोधी तथ्यों का खंडन करने वाले तक का निरूपण भी अवश्य होना चाहिए। 10. पल्लवन करने के लिए प्रयुक्त सभी वाक्य एक क्रम से व्यक्त होने चाहिए, उनमें पारस्परिक संगति होनी चाहिए और वे इतने सुगठित एवं श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए कि उनमें से यदि एक वाक्य भी निकाल दिया जाए तो पूरा ढांचा बिखरा हुआ सा प्रतीत होना चाहिए। 11. पल्लवन के लिए दिए हुए विषय पर लंबे लंबे निबंध भी लिखे जा सकते हैं परंतु जब कोई विषय पल्लवन के लिए दिया जाता है तब उस पर लंबा निबंध लिखना उचित नहीं है, अपितु उसका एक ही अनुच्छेद में 150 शब्दों से लेकर 500 शब्दों तक विस्तार होना चाहिए। 12. पल्लवन का अंतिम निष्कर्ष सदैव मूल भाव या प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप होना चाहिए। यदि अपेक्षित निष्कर्ष न निकल रहा हो तो रचना को पुनः ठीक करना चाहिए और उसे ऐसा रूप देना चाहिए जिससे मूल भाव या प्रतिपाद्य विषय का सही चित्र उतर कर आ सके। 13. पल्लवन के लिए भूमिका, मध्यभाग और उपसंहार की अलग अलग व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो पूरे कथ्य को एक ही अनुच्छेद में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। 14. पल्लवन की भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इसके लिए व्यास शैली का प्रयोग होना चाहिए और भावों एवं विचारों को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्ति करने वाली प्रवाहपूर्ण पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। 15. अंत में वर्तनी, शुद्ध प्रयोग, वाक्य रचना, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि की दृष्टि से भी लिखित अंश को अच्छी तरह सावधानी से देख लेना चाहिए। यदि कहीं संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन की आवश्यकता हो तो यथास्थान कर देना चाहिए।